पम्प्स, उसका मतलब है IABP। अगर आप लोगों को एब्रिविएशन आ जाए तो उसका मतलब है इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप। अब इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, थ्रू हम क्या करते हैं, एओर्टा में हमारे पास एक बैलून हम इंसर्ट करते हैं, उस बैलून को हमारे पास इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होता है। वो इन्फ्लेट होता है तो क्या फंक्शन हमें देता है, डिफ्लेट होता है तो क्या फंक्शन हमें देते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं। रियलाइजेशन दैट कोरोनरी परफ्यूजन्स मेनली अकर ड्यूरिंग डायस्टोल। कॉमनली हमारे पास डायस्टोल जो होता है उसमें हमारे पास कोरोनरी परफ्यूजन होती है। कोरोनरी परफ्यूजन मीन्स कोरोनरी जो आर्टरी है आपके पास, वो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है उसको कोरोनरी परफ्यूजन कहते हैं, तो कॉमनली हमारे पास डायस्टोल में होती है। Inspiration of arterial blood during systolic with reinfusions during diastolic decrease cardiac works without compromising coronary perfusions। आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या करता है, दो काम करते हैं आपके पास। एक आपके पास प्रीलोड आपके पास कम करता है, फिर डायस्टोलिक आपको डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए आपके पास वर्क कम होगा तो कोरोनरी परफ्यूजन आपके पास अच्छी होगी। नेक्स्ट आपके बताएं इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिस्प्लेस विथ लेटेक्स बैलून्स। ये आपके क्या करता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, मीन्स उस जगह से वो किसी और जगह को शिफ्ट कर देता है, मीन्स आगे की तरफ में भेज देता है। कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन उससे अच्छी होती है, तो ये उसका फंक्शन है। क्योंकि जैसे हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, जो बैलून आपके पास होता है वो इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होता है। ये सामने आपके पास जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपके पास इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप का एक मशीन है आपके पास। तो जो हम कैथेटर पास करते हैं, जो बैलून होता है उसके साथ अटैच होता है, इसके अंदर हमारे पास कार्डिक वेव्स और सब चीज़ मॉनिटर, सब इस पे हमारे पास मॉनिटरिंग हम करते हैं। तो ये मरीज़ के बेड साइड पे ये मशीन पड़ा रहता है, तो इसके थ्रू हम उस चीज़ों को देखते हैं, और इससे ये सामने ECG पेपर भी निकल आते हैं। अगर आपको ECG चाहिए तो अब ECG भी हम उससे निकालते हैं। लेकिन जिस मरीज़ को इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप लगता है तो उसमें एक काउंटर पल्सेशन एक्स्ट्रा होता है, वो आगे आपके पास इमेज में है, वो आप लोगों को नज़र आ जाए। नेक्स्ट आपके पास इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप इज मैकेनिकल डिवाइस। ये आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स। ये डिक्रीज करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्यों डिक्रीज करता है, इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जब ये हम पास करते हैं तो इससे मायोकार्डियल परफ्यूजन बेटर होती है। जब परफ्यूजन बेटर होगी तो लाजमी बात है, तो वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम रहता है। अच्छा, while is the same time increasing cardiac output, और सेम टाइम कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करता है। by increasing cardiac output it's also increase coronary blood flow and thereby myocardial oxygen demand delivery। जिस तरह आपके पास ये कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, इस तरह कोरोनरी फ्लो भी इंक्रीज करता है। जब कोरोनरी फ्लो ही इंक्रीज करता है तो उसके बाद इसकी वजह से आपके पास ज़्यादा ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी को बेटर ऑक्सीजन और परफ्यूजन मिल सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल बैलून। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल बैलून होते हैं। बैलून का शेप आगे इमेज में है, आप लोग देख लोगे कि किस तरह शेप है। दैट सिट्स इन द एओर्टा एंड काउंटर पल्सेशन। ये आपके पास एओर्टा में प्लेस होता है और ये काउंटर पल्सेशन करता है। काउंटर पल्सेशन फिर ECG में किस तरह हम देखते हैं वो आगे इमेज में है। दिस इज इट एक्टिवली डिफ्लेट इन सिस्टोल। ये एक्टिवली डिफ्लेट होता है सिस्टोल में। ये आप लोगों को MCQs में आ सकते हैं कि ये कब आपके पास डिफ्लेट होते हैं, सिस्टोल में डिफ्लेट होता है। इंक्रीज फॉरवर्ड blood flow by reducing after load thus and actively inflate in diastole increasing the blood flow to the coronary artery। और ये आपके पास इन्फ्लेट होता है डायस्टोल में क्योंकि ये कोरोनरी फ्लो आपके पास इंक्रीज कर ले। अगर ये आपके पास सिस्टोल में, अगर आप इसकी टाइमिंग आपने गलत रखी, इसमें हम टाइम सेट करते हैं कि इन्फ्लेट कब होगा, डिफ्लेट कब होगा। अगर टाइमिंग आपने गलत रखी तो फिर इसमें मसला आ जाता है। अगर ये आपके पास इन्फ्लेट हुआ सिस्टोल में तो सिस्टोल आगे फिर ब्लड पुश नहीं कर सकता है बॉडी को, इसलिए ये हमारे पास कहाँ पे इन्फ्लेट होता है, डायस्टोल में ये इन्फ्लेट होता है। जो एओर्टा में ब्लड जमा होता है उस ब्लड को आगे की तरफ पुश कर देता है और आगे की तरफ लेके जाता है, तो उससे आपके पास कोरोनरी आर्टरी को ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। These actions have the combined result of decreasing myocardial oxygen demand and increasing myocardial oxygen supply। इसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है और उसको सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब बैलून इन्फ्लेट होता है तो वो ब्लड ऑलरेडी उस कोरोनरी आर्टरी में मायोकार्डियल को परफ्यूज कर देता है, तो फिर इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हेमोडायनामिक आपके पास है।
हीलियम इज रैपिडली पंप इनटू एंड आउट ऑफ बैलून। आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा गैस इसके अंदर हम डालते हैं, हीलियम गैस हम इसके अंदर डालते हैं। ये आप लोगों को भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 2-3 एमसीक्यूज हो गए आपके पास। इन्फ्लेट कब होता है, डिफ्लेट कब होता है। इन्फ्लेट आपके पास डायस्टोल में होता है, डिफ्लेट आपके पास सिस्टोल में होता है। कौन सा गैस इसके अंदर हम यूज करते हैं, हीलियम गैस हम यूज करते हैं। कितना हम यूज करते हैं, 40 cc तक हम अबाउट यूज कर सकते हैं। व्हेन इन्फ्लेट दिस बैलून डिस्प्लेस द ब्लड टू द एवोर्टा। अच्छा, दिस इज नोन एज काउंटर पल्सेशन, इसको हम काउंटर पल्सेशन कहते हैं। हीलियम इज यूज बिकॉज इट इज सॉल्युबल गैस एंड will not cause an embolus of if the balloon rupture। अब आपको एमसीक्यूज घुमाते फिरा सकते हैं। आपको इस तरह की भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जब आप इंट्राएवोटिक बैलून पंप डालते हो तो उसमें हम कौन सा गैस डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, सही है, कौन सा गैस डालते हैं। फिर वहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, या आप लोगों को इस तरह की एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा गैस है जो ब्लड में आपके पास सॉल्युबल है। तो हीलियम आपके पास सॉल्युबल भी है, हीलियम हम उसमें हम डाल सकते हैं। सडन इन्फ्लेट मूविंग द ब्लड सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली टू द बलून। जब वो इन्फ्लेट होता है तो ब्लड सुपीरियरली इन्फीरियरली दोनों साइड पे वो चला जाता है। व्हेन द बैलून इज सडनली डिफ्लेट द प्रेशर विद इन द एवोर्टा ड्रॉप क्विकली। जब वो डिफ्लेट होता है तो एवोर्टा के अंदर ब्लड ड्रॉप होता है, मींस प्रेशर ड्रॉप होता है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, जब वो सिस्टोल करता है तो उसके लिए आगे जगह खाली होता है, तो वो बेटर आउटपुट करेगा। आउटपुट फिर क्या होगा, बेटर, क्योंकि आगे उसको रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है उसने पहले से खत्म किया, तो इसलिए वो उसका आउटपुट भी बेटर रहता है। नेक्स्ट आपके पास इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून अकर एट द ऑनसेट ऑफ डायस्टोल। ये आप लोगों को दोबारा रिपीट हुआ कि ऑनसेट ऑफ डायस्टोल में ये होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एवोर्टा ब्लड वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज जस्ट फिनिश्ड कंट्रैक्शन एंड इज बिगिनिंग टू रिलैक्स। जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म करता है, रिलैक्स होने की तरफ आ जाता है, रिलैक्स होना स्टार्ट होते है, उसी टाइम ये आपके पास क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। जैसे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होने स्टार्ट होता है, डायस्टोल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम ये क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। तो उस ब्लड को आगे की तरफ पुश कर देता है कोरोनरी आर्टरी की तरफ, और बाकी जो वाइटल ऑर्गन है उसकी तरफ वो ब्लड चला जाता है। The wall close and the blood has not had an opportunity to flow systemically। और ब्लड क्या होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। The pressure wave is created by inflation force blood superiorly into the coronary artery. This help perfusion the heart. Blood is also forced inferiorly, increasing perfusion to the distal organs, brains, kidney, tissue। आप लोगों को बता रहे हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जब आपके पास ये इन्फ्लेट होता है, बैलून आपके पास एओर्टा के अंदर होता है, जब ये इन्फ्लेट होता है तो ये ब्लड पुश कर देते हैं इन्फीरियरली एंड सुपीरियरली दोनों तरफ। कोरोनरी आर्टरी में भी ये फ्लो करता है, आपके पास जो वाइटल ऑर्गन है, किडनी हो, ब्रेन है, उसको भी ये फ्लो पूरा कर देता है। नेक्स्ट आपके पास द बैलून रिमेन इन्फ्लेट थ्रू आउट द डायस्टोल। जो डायस्टोल होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेट ही रहेगा। एट द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल द बैलून इज रैपिडली डिफ्लेट। जैसे ही आपके पास सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, डिफ्लेट होता है, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेट रहता है तो फिर सिस्टोल के लिए आगे जाने का रास्ता बंद होता है, तो इसलिए ये एओर्टा के अंदर होता है, तो ये डिफ्लेट होता है। जब ये डिफ्लेट होता है तो आराम से सिस्टोल आगे की तरफ पुश होता है, क्योंकि आगे उसके रेजिस्टेंस नहीं होता है। The sudden loss of aortic pressure caused by the deflation reduce the afterload। ये क्या करते हैं, आफ्टरलोड भी आपके पास रिड्यूस करता है। आफ्टरलोड किस तरह रिड्यूस करता है, अगर आपके पास एओर्टा में आगे से रेजिस्टेंस है तो आफ्टरलोड आपके पास इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो आराम से वो ब्लड आगे जाते हैं, तो आफ्टरलोड आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए आफ्टरलोड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। The left ventricle does not have to generate as much pressure to achieve ejection since the blood has been forced from the aorta. The lower ejection pressure reduces the amount of work of the heart has to do, resulting in lower myocardial oxygen demands। अब ये क्या करता है, जब एओर्टा के अंदर ब्लड होता है, रेजिस्टेंस आगे से ये खत्म करता है। जब रेजिस्टेंस आगे से खत्म करे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्री लोड आफ्टर लोड को कोई इशू नहीं होगी। जब प्री लोड आफ्टर लोड को कोई इशू नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना वो कम है ना ज़्यादा है, अपने नॉर्मल हालात में वो जा रहा है, तो इट्स मीन्स वहाँ पे फिर आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। कार्डिक का वर्कलोड भी साथ में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्डिक का ओवरलोड तब ज्यादा होता है जब उसको आगे रेजिस्टेंस हो। जब उसको आगे रेजिस्टेंस नहीं है तो कार्डिक ओवरलोड क्या होगा, कम होगा। प्री लोड एंड आफ्टर लोड आपके पास नॉर्मल होगी तो कार्डिक पे ओवरलोड नहीं होगा। अगर आपके पास आफ्टर लोड में रेजिस्टेंस होगा या प्री लोड में रेजिस्टेंस होगा तो वर्कलोड क्या होगा,
ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये कि जब कोरोनरी आर्टरी को ब्लड मिलता है तो हार्ट बेटर काम करेगा। अब जब हार्ट को खुद खुराक नहीं मिलता है, मींस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो हार्ट फिर काम नहीं कर सकता है। जब कोरोनरी आर्टरी में फ्लो इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीजन डिमांड कम करता है वहाँ पे, क्योंकि फ्लो ऑलरेडी इंक्रीज है तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो, तो हार्ट भी आपके पास स्टेबल रहता है, तो वो भी काम अच्छा कर सकता है। अब प्रीलोड आपके पास, preload is defined as the amount of blood volume or pressure in the left ventricles at the end diastole। जब आपके पास end diastole में आपके पास जो ब्लड वहां पे रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं। The resting phase of the heart factor affecting preload include aortic insufficiency, circulating blood volumes, mitral valve disease and some medication, vasoconstriction और vasodilation। कुछ मेडिकेशन आपके पास है, ये आपके पास क्या करता है, प्रीलोड को इफेक्ट कर सकता है। एओर्टिक इनसफिशिएंसी, आप लोगों को इस तरह की एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिर ये मत कहना कि हम क्लिनिकल पे नहीं गए थे हमें नहीं पता है, सही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्ट प्रीलोड, कौन कौन से डिजीज आपके पास है जो आपके पास प्रीलोड इफेक्ट करते हैं, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट इफेक्ट प्रीलोड एक्सेप्ट, इस तरह भी आ सकते हैं। तो ये डिजीज आप लोगों ने याद रखने हैं कि एओर्टिक इनसफिशिएंसी आपके पास है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम आपके पास है, माइट्रल वाल्व डिजीज आपके पास है, या कुछ मेडिकेशन आपके पास है, वेजो कंस्ट्रक्टर आपके पास है, या वेजो डायलेटर आपके पास जो है, तो ये सब आपके पास प्रीलोड को इफेक्ट कर सकते हैं। अब आफ्टरलोड को किस तरह इफेक्ट होता है, इससे भी एक एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है। Afterload is the resistance that the heart must overcome in order to eject the blood volumes from the left ventricles. Afterload can be affected by aortic valvular stenosis, arterial vasoconstriction and vasodilations, hypertension, peripheral arterial कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये चार चीजें आपके पास आफ्टरलोड को इफेक्ट करता है। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास हाइपरटेंशन है तो इसमें वो आपके आफ्टरलोड को इफेक्ट करता है, प्रीलोड को इफेक्ट नहीं कर सकता है। प्रीवियस दफा इस हाइपरटेंशन जो है वो एमसीक्यूज में आया था कि कौन सी डिजीज जो है उसमें उसको इफेक्ट कर सकते, तो हाइपरटेंशन उसमें था। या वो इस तरह करते कि प्रीवियस वाली डिजीज इसमें डालते, ये वाली डिजीज उसमें डालते, तो उससे आपके कहते हैं प्रीलोड एंड आफ्टरलोड आपके पास इफेक्ट होता है। अब आफ्टरलोड आपके पास किस तरह इफेक्ट होता है, एओर्टिक वल्वुलर स्टेनोसिस में। अब एओर्टिक में स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस का मतलब है कि वो तंग है, आगे की तरफ उसको रास्ता नहीं है, तो लाजिमी बात है आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड हार्ट में रहेगा। जब हार्ट में रहेगा तो इसमें लाजिमी बात है वो इफेक्ट करेगा। साथ में आपके पास वेजो कंस्ट्रक्टर या वेजो डायलेटर, बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्टर देते हैं या वेजो डायलेटर, तो वो भी आपके पास इफेक्ट कर सकता है आपके पास, क्योंकि वेसल में आगे रास्ता नहीं है, ब्लड वो नहीं है ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसमें फिर आपके पास आगे पुश करने के लिए ब्लड के लिए स्पेस नहीं होता है। इस तरह हाइपरटेंशन भी आपके पास, जब आपके पास बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपके पास रेजिस्ट बन जाता है, तो आफ्टरलोड आपके पास इफेक्ट होता है। पेरिफेरल आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन, जो पेरिफेरी आपका आर्टरी जो वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसमें भी आपके पास इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी में ब्लड है वो कंस्ट्रक्ट है ऑलरेडी, और इधर से एओर्टा और ब्लड दे रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है, तो वो ब्लड किस तरह जाएगा, तो लाजिम बात है ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे इफेक्ट होगा, आफ्टरलोड पे इफेक्ट होगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन हैज अ लीनियर रिलेशनशिप टू, उसका लीनियर रिलेशनशिप है, उसका एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रिलेशनशिप उसके साथ है। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर्स, आफ्टरलोड्स, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड वॉल थिकनेस, ये आपके पास है। वॉल थिकनेस आपके पास ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, या आपके पास हार्ट में कोई डिजीज़ हो तो उसमें आपके पास वॉल थिकनेस हो जाती है, या कार्डियोमेगेली वगैरह जो आपके पास हो जाती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास होता है, तो वो भी आपके मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन पे ज़्यादा करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पर यूज़ करता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ऑक्सीजन कब ज़्यादा यूज़ करता है, जब उस पर काम ज़्यादा होता है। काम कब ज़्यादा होगा, जब उसके इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है, आफ्टरलोड ज़्यादा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या उसके वाल थिक होंगे, तो उसमें पे उसके लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए फिर कोरोनरी आर्टरी को ज़्यादा परफ्यूजन की नीड होती है, ताकि वो हार्ट मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाए। नेक्स्ट अगर हम देख लीजिए, आपके पास इंट्राएओर्टिक बैलून है, ये साथ में जो है मशीन के साथ जो ये लाइन है, ये आपके पास इंट्राएओर्टिक बैलून है। अच्छा, प्रीलोड स्लाइडली डिक्रीज होगा, सही है। प्रीलोड आपके पास इसके साथ क्या होता है, स्लाइडली डिक्रीज होता है, सही है। बैकग्राउंड समरी आपके पास क्या है, और आफ्टरलोड आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास डिक्रीज होगा। साथ में आपके पास कोरोनरी फ्लो इंक्रीज होगी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें एक बात याद रखो आप लोग कि कॉमनली एमसीक्यूज में आप लोगों को इस तरह कंफ्यूज होते हो फिर, सही है।
प्रीवियसली एमसीक्यूज आए थे कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जब इंट्राएओर्टिक बैलून पंप लगाते हैं तो उसमें मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है। वो पहले ज़्यादा होता है, जब हम लगाते हैं फिर वो कम होता है। कम इसलिए होता है कि वो जब इन्फ्लेट होता है तो ऑलरेडी तो वो ब्लड तो उधर पहुंच जाती है, कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड पहुंच जाती है, इसलिए उसका डिमांड क्या होता है, कम होता है। तो उसके बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इस पे कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। और ये इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रीवियस दफ़ा आए थे कि प्रीलोड आपके पास स्लाइडली क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रीलोड क्यों डिक्रीज होगा, हमें पता है कि उसको पहले से वो ब्लड आगे एओर्टा से पुश करता है, जब पुश करते हैं तो प्रीलोड आपके पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर लोड भी आपके पास क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस आगे नहीं है तो आफ्टर लोड आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस है तो आफ्टर लोड फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए आपके पास आफ्टर लोड फिर कम होता है, क्योंकि आगे आपको रेजिस्टेंस नहीं है, आगे एओर्टा से ब्लड उसने आगे तरफ पुश किया है जब वो इन्फ्लेट हुआ है। फिर कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, इंक्रीज होता है। कोरोनरी आर्टरी का फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से जब हम इसको लगाते हैं, कॉमनली उस कोरोनरी आर्टरी को ब्लड कम मिलता है, जब हम इसको लगाते हैं तो इससे ब्लड कोरोनरी आर्टरी में ज़्यादा जाती है। या आपके पास जो वाइटल आर्गन है, डिस्टल वाइटल आर्गन, ब्रेन हुआ, किडनी हो, उसमें भी आपके पास इंक्रीज होगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए डिक्रीज होता है, डिमांड का मतलब कि उसको कितने चाहिए, ऑलरेडी डिक्रीज इसलिए क्योंकि उसको जब फ्लो ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, क्योंकि फ्लो के साथ ऑक्सीजन उधर पहुंच रही है, तो इसलिए डिमांड क्या होता है, कम होता है। कार्डियक आउटपुट आपके पास इंक्रीज हो, कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज होगा, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा, इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है, सही। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंट्राएओर्टिक बैलून पंप, इंट्राएओर्टिक बैलून पंप का किस चीज़ पे क्या इफेक्ट है, तो इस टेबल से भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये सुनने में ये चीज़ आसान है लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको घुमाते फिराते तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह प्री लोड, आफ्टर लोड, पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों पे अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वेजो डायरेक्ट, तो फिर आप लोगों को इस टेबल के समझने में आसानी होगी, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसमें आप लोग देख लो, मेजॉरिटी चीज़ें आपके पास डिक्रीज होती हैं, 2-3 चीज़ें आपके पास इंक्रीज होती हैं। एओर्टिक सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट आपके पास इंक्रीज होगा, कार्डियक आफ्टर लोड आपके पास डिक्रीज होगा, कार्डियक प्रीलोड डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल टेंशन आपके पास डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रोक वर्क आपके पास डिक्रीज होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो आपके पास इंक्रीज होगा, रेनल ब्लड फ्लो आपके पास इंक्रीज होगा। अगर इसकी जगह पे रट्टा मत लगाओ, इसकी जगह पे अगर आपको आए कि ब्रेन फ्लो आपके पास इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा, या आपके पास कोई और वाइटल आर्गन आपको देते हैं तो उसका फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास इंडिकेशन फॉर इंट्राएओर्टिक बैलून पंप, कौन कौन से इंडिकेशन है, कब हम इसको पास करते हैं और क्यों हम इसको, इसकी ज़रूरत क्यों आती है, हम क्यों पास करते हैं, उसको हम इंडिकेशंस के, इंडिकेशंस का मतलब है कि इसकी ज़रूरत कब आती है और क्यों हम पास करते हैं और कब कब हम इसको पास करेंगे। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपको एक सिनेरियो बेस आपको आ सकते हैं कि आपके पास एक मरीज़ था, उस मरीज़ को कार्डियक फेलियर था, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे जिससे आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट होगा, ये चीज़ होगी, तो इट्स मीन्स उसमें हम इंट्राएओर्टिक बैलून पंप पास करते हैं। कार्डियक फेलियर आफ्टर कार्डियक सर्जरी प्रोसीजर, कार्डियक सर्जरी प्रोसीजर मीन्स कोई भी सर्जरी प्रोसीजर हो, केबेज हो आपके पास, केबेज जानते हो, सही, जो आपके पास ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ग्राफ्टिंग होती है, पाँव से हम वेसल को लेते हैं ऊपर हार्ट में हम लगाते हैं, तो उसको हम केबेज कहते हैं। केबेज आपके पास हो, उसके बाद या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो जिसमें आपके पास हार्ट फेल हो, काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राएओर्टिक बैलून पंप हम लगाते हैं। रेफ्रैक्टरी इंजाइना डिस्पेट मैक्सिमल मेडिकल मैनेजमेंट, एक इंजाइना है, उसको बार बार इंजाइना हो रहा है, उसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं होता है, मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स ड्रग से वो ठीक नहीं होता है, तो फिर हम उसमें भी ये पास कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में हम इंट्राएओर्टिक बैलून पंप पास कर सकते हैं। माइट्रल रिगर्ज, माइट्रल वाल की रिगर्ज हो, उसमें हम पास कर सकते हैं। पीरी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई हो जाती है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें भी हम पास कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव मीन्स सर्जरी से पहले, मीन्स उसको एमआई हुआ था, उसको अभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं किए, उससे पहले अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो पहले हम इंट्राएओर्टिक बैलून पंप लगा सकते हैं। फॉर PTCA परक्यूटेनियस ट्रांस कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो आपके पास होता है, तो वो भी हम उसमें फेल हो, वो नहीं होता है, तो उसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं। एज आ ब्रिज टू कार्डिक ट्रांसप्लांट, या एक ब्रिज हम बनाते हैं, कार्डिक ट्रांसप्लांट करते हैं, मीन्स कार्डिक को पूरा हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस चीज़ें हम करते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये इंडिकेशन आपके, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंट्राएओर्टिक बैलून पंप हम लगाते हैं।
कॉमनली इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, कॉमनली ड्रग्स वगैरह के साथ ये लोग मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीड होती है तो फिर इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप हम लगा सकते हैं। अब इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डियक सर्जरी, पेशेंट हु हैज सस्टेन्ड ventricular damage preoperatively and experience harmful additional ischemia during surgery, उसको कोई ischemia हो गया सर्जरी में कोरोनरी आर्टरी के अंदर, सही है, या तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको इंट्रा एओर्टिक बैलून हम पास करते हैं। सम पेशेंट begin with relatively normal cardiac functions and experience severe but reversible myocardial sustains during the operations, mechanical dysfunction that persists after reperfusion despite the absence of irregular damage। अब अगर कोई मायोकार्डल स्टेंट हम लगाते हैं या कोई सर्जरी हो गई हो या कोई और मसला होता है तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम कार्डिक सर्जरी से पहले या आफ्टर हम लगाते हैं। कब हम लगाते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि आपका हार्ट जो है वो उस तरह फंक्शन नहीं कर सकता है, मींस वाइटल आर्गन को वो ब्लड नहीं पहुंचा सकता है, ना वो अपने हार्ट को ब्लड पहुंचा सकता है, न जो हमारे पास वाइटल आर्गन होते हैं उसको ब्लड पहुंचा सकते हैं, तो उस टाइम हम उसको लगाते हैं। चाहे वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो मरीज को, उसमें हो, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हो जाती है उसमें कभी कभी इस तरह होता है कि आपके जो हार्ट होते हैं उसके सेल जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, जो हार्ट के सेल होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। जब वो डेथ हो जाते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, कम वेसल होते हैं उसमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डियक सर्जरी हम उसको पास कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, जब कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन मींस न्यू हार्ट को लगाना, हार्ट को अपने उसको रिप्लेस करना। 15 to 30% ऑफ एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स अवेटिंग ट्रांसप्लांट नीडेड मैकेनिकल सपोर्ट में डिक्रीज द नीड फॉर मोर इन्वेंसिव LVAD सपोर्ट, सही। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है कि जब आपके कार्डियोमायोपैथी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी मीन्स आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके एंड में फिर ये होता है कि हार्ट उस तरह फंक्शन नहीं कर सकता है कि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाए, तो लाजमी बात होती है फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जो इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप जो है ये उसका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज मीन्स इसमें आप घर नहीं जा सकते हो या आप हॉस्पिटल में जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो मरीज को स्टेबलाइज करने तक। अब जो हार्ट ट्रांसप्लांट है जी जब हम पास करते हैं तो ये आपके पास परमानेंट इलाज है, सही है। तो इस वजह से आप लोग जब हार्ट सर्जरी हम करते हैं तो उस टाइम भी हम इसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंट्रा इंडिकेशन टू एओर्टिक बैलून पंप आपके पास क्या है। कंट्रा इंडिकेशन मीन्स कि जब हम इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप पास करते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा, हमारे बॉडी पे कौन कौन से नुकसान होंगे। सीवियर एओर्टिक इंसफिशिएंसी होगी आपके पास, एओर्टिक एन्यूरिज्म आपके पास होगा, एओर्टिक डायसेक्शन आपके पास हो सकता है, लेम्स इस्कीम आपके पास हो सकता है, थ्रम्बो एम्बोलिज्म आपके पास हो सकता है। वहाँ पे आपके पास बैलून की वजह से आपके पास थ्रम्बस भी बन सकता है, क्योंकि बैलून जब आप पास करते हो उसके ऊपर या उसके साइडों पे आपके पास ब्लड की क्लॉट बन सकती है और वो उससे थ्रम्बस बन के वो पूरे बॉडी में फैल सकता है। लिम्स इस्कीमा किस तरह होगी, जब हम IBP पास करते हैं तो ये हमारे पास फेमोरल से हम पास करते हैं, फेमोरल आर्टरी से हम जाते हैं, तो मे भी फेमोरल आर्टरी में ब्लॉकेज ज़्यादा हो या कोई ब्लॉक हो जाए उससे लिम्स इस्कीमा हो जाए। तो इसलिए जब भी आप लोग इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप पास करते हो तो आपको चाहिए कि आप लिम्स की परफ्यूजन आप लोग देख लो, लिम्स की परफ्यूजन आप देख लो। परफ्यूजन हम किस तरह देखते हैं, कम हम परफ्यूजन देखते हैं। अगर आपको पता चला कि लिम्स की परफ्यूजन कम है या नहीं हो रही तो फिर हम उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि कितने % उसमें फ्लो आ सकते हैं। एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टा में हम पास करते हैं तो मे भी एओर्टा जो है वो रप्चर हो सकता है, 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है उस प्रोसीजर की वजह से उसके, या एओर्टिक एन्यूरिज्म भी आपके पास हो सकता है। अब ये आपके पास किट है, सही। इंट्रा एओर्टिक बैलून आप पास करते हो उसके पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, किट कौन कौन से हैं। इंट्रोड्यूस नीडल्स, गाइड वायर आपके पास होगा, वेसल डायलेटर आपके पास होता है, शीट आपके पास होता है। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप्स 34 to 40 cc आपके पास होगा। गैस ट्यूब आपके पास होगा, गैस ट्यूब जिसमें हम गैस डालते हैं, कौन सा गैस हम डालते हैं, हीलियम गैस डालते हैं, 40 cc तक हम डालते हैं। 60 ml आपके पास सिरिंज होनी चाहिए, 3 वे स्टॉप आपके पास होनी चाहिए, आर्टीरियल प्रेशर ट्यूबिंग होनी चाहिए। तो ये आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास मशीन होता है, मशीन के साथ हम उसको अटैच करते हैं और ये हम पास कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट टेक्निक्स। आपके पास क्या है, परक्यूटेनियस शीथलेस। हम क्या कहते हैं, इंसर्ट हम फेमोरल से हम क्या करते हैं, हम उसको प्रिक करते हैं, फेमोरल से हम जाते हैं, सही है। फेमोरल कट डाउन्स ट्रांस थोरेसिक, थोरेसिक तक हम जाते हैं, फेमोरल से हम पास करते हैं थोरेसिक तक हम, जिस तरह ये इमेज में आप लोगों के है टॉप पे फेमोरल से उसने पास किए तो थ्रू थोरेसिक तक। ये आप लोग देख लो, आपके पास पोजीशन है, आपके पास किस चीज़ की पोजीशन है, आपके पास इंट्रायोटिक बैलून पंप की पोजीशन है। द एंड ऑफ बैलून शुड बी जस्ट डिस्टल टू द टेक ऑफ द लेफ्ट सबक्लीवन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लीवन आर्टरी के साथ ही आपके पास होगा, सही। पोजीशन शुड बी कंफर्म बाय फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे। अब पोजीशन को हम किस तरह कंफर्म करते हैं, फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के बाद। अब फ्लोरोस्कोपी हमारे पास एक बड़ा मशीन होता है, सही, आगे इमेज में है, और एक्सरे भी हमें नजर आता है। एक्सरे में किस तरह नजर आते हैं वो भी आगे इमेज में है, फ्लोरोस्कोपी किस तरह मशीन है वो भी आप लोगों के आगे इमेज में है। लेकिन जस्ट हमेशा आप लोगों ने जो भी प्रोसीजर आप लोग करते हो, प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपने कंफर्म करना है कि इसका पोजीशन ठीक है कि ठीक नहीं है, तब आपने उसका फंक्शन स्टार्ट करना है। उसका फंक्शन हम पहले स्टार्ट नहीं करते हैं। ये आप लोग देख लो, ये आपके पास फ्लोरोस्कोपी मशीन है, ये आपके पास एक मशीन है फ्लोरोस्कोपी। इसके थ्रू हमारे पास ये इस तरह नहीं होता है, जो उसके साथ में जो बैक साइड पे देख लो ये मॉनिटर लगा, उस मॉनिटर में आपको नजर आता है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है इस तरह इसमें प्रोब लगते हैं, तो प्रोब से हमें नजर आ जाता है कि ये आपके पास कहाँ पे, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन एमएमसी में है। अच्छा, जो आपके पास एक्सरे, एक्सरे को आप लोग देख लो, एक्सरे में भी आपके पास जो एरो निशान है वो टिप जो है आपके पास, एक्सरे में आप लोग जो वहाँ पे एरो निशान है जो टिप है वो पे जो इन्फ्लेट है, ये आपके पास बैलून है। एक्सरे में भी आपको इस तरह के बैलून नजर आ जाते हैं। और जो ये बैक आपके पास जो लाइन आया है, ये आपके पास वो वायर है, जहाँ तक वो गया है परक्यूटेनियसली वो गया है, तो ये आपके पास वायर है। फिर उसके वेव्स आपको मॉनिटर में आपके पास वेव्स किस तरह है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ईसीजी में आपके पास वेव्स इस तरह नजर आएंगे, सही। आर्टीरियल प्रेशर ट्रेसिंग वो भी आपके पास होता है, इस तरह की वेव्स आपके पास होंगी। नॉर्मल ईसीजी की तरह वेव्स आपके पास नहीं होती, इसमें काउंटर पल्सेशन आपके पास होता है, सही। डायक्रोटिक नॉच आपके पास होता है, जो आपके पास ये रेड में फर्स्ट में आप लोग देख लो, डायक्रोटिक नॉच आपके पास है, ये जो एरो निशान दिया है, सही, ये नोच आपके पास होगा। उसमें मॉनिटर पे आप लोग जो ईसीजी देखते हो वो नॉर्मल पी क्यू आर एस टी यूज नहीं होंगे, उसमें आपके पास ये नोच लाजिमी होगा। जब इस तरह के नोच आपके पास होगा तो ये इस मरीज को आपने इंट्रायोटिक बैलून पंप पास किया, वो अपना पल्सेशन भी शो करता है, तो इसलिए इसका पल्सेशन इस तरह चेंज होता है। इस इमेज में भी आप लोग देख लो, डिफरेंट आप लोगों के पास आए हैं फ्रीक्वेंसी और ये चीज़ें आप लोगों के पास है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। तीन तरीक़ों से हमारे पास इसको हम चला सकते हैं। इसकी सेटिंग होती है, जिस तरह विंड की सेटिंग हमारे पास होती है तो इस तरह इसकी भी सेटिंग होती है हमारे पास। एक आपके पास ऑटोमेटिक है, ट्रेसिंग कार्डिक साइकिल्स, कार्डिक रिदम्स एंड एडजस्ट ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है, वो खुद उसको ट्रेस करता है कि कभी डिस्टोर होता है कभी सिस्टोर होता है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक क्या मतलब क्या है, ऑपरेट मस्ट बी एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। वो इन्फ्लेट करता है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को जस्ट मॉनिटर करता है, बाकी उसके कार्डिक साइकिल से कोई काम नहीं होता है। मैनुअल क्या होते हैं, मस्ट एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कैन सेट फिक्स रेट। उस पे हम फिक्स रेट हम लगाते हैं कि रेट किस तरह फिक्स होता है। ये नीचे जो इमेज में आप लोगों के पास है, इधर से हमारे पास इसकी सेटिंग होती है। जो प्रीवियसली आपके पास मशीन था, उस मशीन का जो स्क्रीन होता है, जो कीबोर्ड होता है, वो इस तरह होता है, इधर से उसकी सेटिंग वगैरह होती है। ट्रबल शूटिंग इन द OR ECG triggers may not be functioning properly, check sleeve cables connections। अगर ECG आप लोगों को प्रॉपरली नजर नहीं तो आपने पहले क्या करना है, केबल को चेक करना है। जो भी प्रोसीजर हो, जो भी चीज़ हो, आपने पहले क्या करना है, उसके केबल्स को चेक करना है, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो या उसके अटैचमेंट हो। कभी कभी इस तरह होता है केबल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है या उसको अटैच नहीं होता है, सही। तो आपने उसको क्या करना है, केबल भी चेक, वो कोई भी चीज़ आपके पास हो, सही, तो उसको आपने पहले क्या करना है, केबल चेक करना है। और इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस जगह को आती है कि नहीं आती है, चेक द पेशेंट लीड्स। फिर उसके बाद पेशेंट लीड चेक करने, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि पेशेंट की लीड्स नहीं लगे होते हैं, पेशेंट की लीड्स डिस्प्लेस होते हैं। चेंज ECG लीड्स सोर्स, ECG लीड्स सोर्स को फिर आप चेंज कर लो। ECG लीड सोर्स का मतलब ये है
कि जो आपके पास केबल होते हैं पूरा केबल को आप चेंज करो। कभी कभी इस तरह होता है वो केबल के बीच में वायर जो होते हैं वो कट जाता है या उसमें मसला, तो आप एक मॉनिटर से निकालो दूसरा मॉनिटर उसके लगाओ, उसको चेक कर लो ताकि वो दूसरे पे काम करता है कि नहीं करता है, तो आपने उसको चेक करना है। ऑटो फिल्स मे फिल्स, चेक हीलियम एंड रिफिल, देन चेक बैलून्स। आपने क्या करना है, उसको फिल करना है, फिर उसको आपने चेक करना है कि उसमें गैस जो है वो चला गया कि नहीं चला गया। बैलून में नट ऑगमेंटेटेड CO अडॉप्ट, चेक बैलून पोजीशन आपने चेक करना है। रीपोजिशन बैलून इज नेसेसरी, रीपोजिशन बैलून क्या है आपके लिए नेसेसरी है। अब कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या क्या आ सकता है, लिम्ब इस्कीमिया, थ्रोम्बोसिस एम्बुलाई, ये मैंने प्रीवियसली स्लाइड में हमने पढ़े भी कि ये कॉम्प्लिकेशन आप लोग क्या आ सकते हैं। ब्लीडिंग एंड इंसर्शन साइट, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया है फेमोरल में गोन एरिया में, तो वहाँ पे आपके पास हेमाटोमा भी बन सकते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेमाटोमा मीन्स सपोर्टिन, इसलिए आपके पास वहाँ पे ब्लड जमा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा हम कहते हैं। एओर्टिक परफ्यूजन एंड डायसेक्शन, एओर्टिक परफ्यूजन डायसेक्शन आपके पास हो सकती है। रेनल फीरेड एंड बाउल इस्कीमिया, रेनल फीरेड एंड बाउल इस्कीमिया इसलिए होती है क्योंकि ये आपके पास आर्टरी को ब्लॉक करती है, जो लिम्स को आई है उससे रेनल को भी गई है। जब उस आर्टरी को ब्लॉक करती है तो फिर अगर रेनल को ब्लड नहीं मिलता है तो रेनल इस्कीमिया भी आपके पास हो सकती है, या बाउल इस्कीमिया, बाउल को भी उस आर्टरी से रेनल और बाउल दोनों को उससे कनेक्शंस गए हैं तो उसके थ्रू ब्रांचेस गए हैं, वो ब्रांचेस के थ्रू उधर सप्लाई होती है। अगर ये मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है आपके साथ तो फिर वहाँ पे भी सप्लाई नहीं होगी, जब वहाँ पे सप्लाई नहीं होगी तो आपके पास इस्कीमिया डेवलप हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया आपके पास दोनों लिम्स आपके पास वो काम छोड़ लेते हैं, सही है। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन अगर आप ज़्यादा मकदार में देते हो तो उसमें भी आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बन सकता है। इन्फेक्शन, वो लाजमी बात है जब आपके पास नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। विनिंग IBP, अब विनिंग हम किस तरह करते हैं, टाइमिंग ऑफ विनिंग, पेशेंट शुड बी स्टेबल फॉर 24 to 48 आवर, पेशेंट जो है 24 से लेकर 48 आवर तक स्टेबल होनी चाहिए। डिक्रीज एनोट्रॉपिक सपोर्ट, एनोट्रॉपिक सपोर्ट हम क्या करेंगे कि डिक्रीज करेंगे। एनोट्रॉपिक सपोर्ट हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर को हीमोडायनामिक्स को हमारे पास मेंटेन रखे। हीमोडायनामिक्स में आपके पास जब वाइट जाते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह आपको क्या कहते हैं, मेंटेन रखते हैं। डिक्रीज द पंप रेशो फ्रॉम 1:1 to 1:2 एंड 1:3, आपने क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। किस तरह हम डिक्रीज करते हैं, 1:1 आपके पास होता है तो आप 1:2 करो, 1:2 आपके पास तो 1:3 कर लो। 1:3 का मतलब ये कि आफ्टर 3 सिस्टोल के बाद एक दफा वो क्या होगा, पल्सेट होगा। मीन्स 1:1 ये है कि एक दफ़ा वो हार्ट खुद पंप करता है, एक दफ़ा ये इन्फ्लेट डिफ्लेट होता है। 1:2 में 2 हार्ट बीट करता है, एक दफ़ा ये डिफ्लेट होता है। 1:3 में 3 दफ़ा हार्ट खुद वो पंप करता है लेकिन 4th दफ़ा ये इन्फ्लेट होता है, वो ब्लड को आगे से कम कर देता है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, हम उसको वीनिंग अप कर देते हैं ताकि हम हार्ट फंक्शन को देखते हैं कि हार्ट के फंक्शन ठीक है कि ठीक नहीं है। अगर 3 दफ़ा में फिर भी हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं तो फिर हम वापस 1:1 पे आते हैं, तो वापस उसको हम अपनी नॉर्मल स्टेज पे लेके आते हैं। मॉनिटर पेशेंट क्लोजली, मॉनिटर हम करेंगे मरीज को क्लोजली। इफ द पेशेंट बिकम अनस्टेबल वीनिंग शुड बी इमीडिएटली डिसकंटिन्यू। अगर मरीज आपके पास अनस्टेबल है, कभी कभी इस तरह होता है कि इसका पल्सेशन या रेशो में हमें गलत हो जाते हैं। जब रेशो में हम गलत होता है या पल्सेशन हम गलत जगह पे हम इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं, हम वहाँ पे सेटिंग में गलत होता है कि गलत तरीके से हम इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं या गलत बटन को हम प्रेस करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, कंप्लीटली आपने उसको डिफ्लेट करना है, फिर आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना, डिसकंटिन्यू करना है। अच्छा, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप आपके पास क्या है, रिमूवल हम किस तरह करते हैं। डिसकंटिन्यू हेपरिन 6 आवर्ली प्रायर, पहले आपने क्या करना है, 6 आवर्ली आपने क्या करना है, हेपरिन को आपने डिसकंटिन्यू करना है। चेक प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स PT FTT INR आपने क्या करना है, चेक करने हैं। उससे पहले डिफ्लेट द बालून, बालून को आपने डिफ्लेट करना है। अप्लाई मैनुअल प्रेशर अबाउट द बिलो इंट्रा एओर्टिक बैलून इंसर्शन साइड, आपने मैनुअल प्रेशर देना है। जब आप उसको रिमूव करते हो तो मैनुअल प्रेशर आपने देना है। एक बात याद रखो, जब हमारे पास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, अगर हैंड से होती है तो 6 आवर हम स्टे करते हैं। मरीज को कहते हैं 6 घंटे आपने नहीं जाना है, 3 से लेकर 6 घंटे तक। जब आपके पास फेमोरल होती है तो 6 से लेकर 12 आवर तक आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। आप फेमोरल कोई भी आर्टरी आप ब्रेक करते हो तो मरीज को फिर 6 से लेकर 12 आवर तक वो मरीज मूवमेंट नहीं कर पाए तो मरीज बेड पे रहेगा। अप्लाई कांस्टेंट प्रेशर फॉर द इंसर्शन साइट फॉर द मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हम जस्ट कांस्टेंट प्रेशर देते हैं। मीन्स मरीज को 30 मिनट्स आपने इस तरह पकड़ा है, मीन्स आपने ऊपर उसमें गाज पीस रखी, गाज पीस के ऊपर आपने क्या करते हैं, उसको प्रेशर देना है 30 मिनट्स के लिए। चेक्स डिस्टल पल्स फ्रीक्वेंटली, डिस्टल पल्स मीन्स जहाँ पे आपने पास की उससे डिस्टल, प्रॉक्सिमल जो उसको कहते हैं कि जब उस इंसर्शन साइट तक नज़दीक हो, डिस्टल जो इंसर्शन साइट से उससे अवे हो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल। तो डिस्टल साइट पे आपने जाना है। थैंक यू सो मच फॉर